बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुनिया में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लिहाजा एक्सीडेंट्स इशू नहीं होते। इशू एक्सीडेंट के बाद इदारों, हुकूमत और सियासतदानों का रवैया और रद्द अमल होता है। और हमें अफसोस के साथ यह मानना पड़ेगा, हम अपने रद्द अमल और रवैयों में इंतहाई बेहिस और सफाक हैं। आज के ट्रेन हादसे में अभी तक लाशें निकल रही हैं, हलाकतों की तादाद 52 हो चुकी है, 100 लोग जख्मी भी हैं। लेकिन पार्लियामेंट और हुकूमत में क्या हो रहा है, आप यह भी मुलाहिजा कर लीजिए। रात का 2:30 बजे का 3 बजे का वकूआ है और ये सुबह आ रहे हैं। झटका लगा जोर से, एकदम से हिल गए हम लोग। जैसे ही हिले तो वो पता लगा कि मेरी गाड़ी, मैं लेटा हुआ खड़ा हो गया, मतलब पलटी हो गई थी गाड़ी। दबे हुए लोग बहुत मुश्किल से निकाले। मेन चैलेंज इसमें था जो अंदर फंसे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उस वक्त अंदर मुश्किल में है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये सालों की नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। और उस वक्त जिस तरीके से ये रेलवे को चलाया गया, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, जिसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से हमारे ऊपर एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह थी। अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को अपनी जात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता तो आज हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता। हमें 3 साल लगे हैं इदारों को अपने पांव के ऊपर खड़ा करते हुए। हर ईंट नई रखी गई है ताकि ये इदारे बने। जुलाई 3, 2020 में सिख पिलग्रिम्स के साथ तो शेखोपुरा में हुआ, फिर मार्च 7, 2021 फिर से रोहरी में एक हादसा हुआ और आज एक और हादसा जारी है। सुबह 4 बजे से घोटकी के अवान, घोटकी के एमएनए, घोटकी के स्पेशल असिस्टेंट फोर्स पे राब्ते कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। ना रेलवे का सेक्रेटरी, ना रेलवे के वजीर आजम साहब को ट्वीट करना पड़ा उसको भेजने के लिए। जब वो हादसा जारी है, हम आपको तवज्जो दिलवाना चाह रहे हैं तो आप हमें बता रहे हो कि आपने इस्लामाबाद का कोई यूनिवर्सिटी के लिए बिल पास करना है। आप हमें बता रहे हो कि आपने अपने धांधली करवाने के लिए वो ऑर्डिनेंस, इलेक्शन ऑर्डिनेंस आज ही करवाना है। मुसलसल हुकूमती वज़रा आज 3 साल गुजरने के बावजूद कह रहे हैं कि ये हादसा इसलिए हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने काम नहीं किया था। जब आपने 2/3 फंड रेलवे के काट दिए हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? ये सारे का सारा कसूर आपकी नाअहली का है। 100 लोगों की जानें चली गई हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आज वजीर आजम का इस्तीफा आएगा या वजीर रेलवे का इस्तीफा आएगा या साबिक वजीर रेलवे का आएगा जो 3 साल तक नून में से शीन निकालते रहे, शीन में से नून निकालते रहे, लेकिन रेलवे के ट्रैकों को नहीं देखते रहे। आपको याद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो यह उस वक्त की हुकूमत को हादसों का जिम्मेदार करार दिया करती थी। आज हुकूमत में इन्हें 3 साल हो चुके हैं और ये आज अपने दौर की हर गलती और हर हादसे को भी पिछली हुकूमतों के खाते में डाल देते हैं। चीनी हो, आटा हो, कर्जे हो, डॉलर, बिजली और गैस के रेट्स में इजाफा हो, महंगाई हो या फिर हादसे हो, पीटीआई की 3 साल की हुकूमत के बाद भी जिम्मेदार बहरहाल पिछली हुकूमतें हैं। हम आखिर कब तक आज का मलबा पिछली हुकूमतों के सर में डालते रहेंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हादसे की वजूहात बयान करती। जो तबाही रेलवे की इन्होंने की है, सुन लें। एक तो ये कि मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं है, आपके लोकोमोटिव रुल रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है इसमें बुनियादी वजह वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना। दूसरी बात, रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस नहीं हो रही। करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है सर रेलवे को। तो वजीर इत्तलाक साहब अपने करतूतों का जायजा लें। हुकूमत पिछले वज़रा के तजर्बा से फायदा क्यों नहीं उठाती, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक कामर डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मोहम्मद जुबैर साहब कराची में हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कमर जमान काहिरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्काइप पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डोगर साहब ये फरमाइएगा, इसमें कोई शक नहीं कि हादसे हो जाते हैं, लेकिन जो रद्द अमल होता है, जो रवैया होता है हुकूमतों का, वो बहुत मैटर करता है। तो बजाय इसके कि इस वक्त हम इन हादसे के शिकार लोगों की बात करते, तो हमने दोबारा एक पॉलिटिकल जो सिलसिला है वो खोल लिया है। तो पिछली हुकूमतों को कब तक जिम्मेदार देते रहेंगे हम? बात समझा नहीं, पॉलिटिकल रास्ता तो आपस में गुफ्तगू जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, सब कुछ आपके अंदर आपकी तरफ से बयान जा रहा है, फिर अपोजिशन की तरफ से बयान आ रहे हैं, शोर शराबा। जावेद साहब आज की सारी कार्रवाई देखी हो तो ये शुरुआत भी अपोजिशन की तरफ से हुई और उनका एक मेंबर है जिसने आज इंतहा कर दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये बड़ा फोरम है, अब तो बस सबको ही पता है, लेकिन इंतहा कर दी उसने। मैंने फिर बाद में नवीद कमर साहब को और शादिया मरी साहबा को भी कहा, जो विप हैं, जो सीनियर थे, राजा परवेज अशरफ साहब को भी कहा, इंतहा कर दी। आज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जी से जो वाकया हुआ उस पर पूरी कौम जो है अफसुर्दा है और बहुत बड़ा वाकया है और इसकी तहकीक होनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने सुबह उसका नोटिस लिया, आज़म स्वाति साहब वज़ीर रेलवे वहाँ पहुँचे, मौके पर गए, वो जितनी बहाली की उनमें सब किया। हमें हल चाहिए और जिम्मेदारों का नाम चाहिए। सर हल तो देखें, कोई ये हादसा जानबूझकर तो कोई नहीं, ये इंसानी गलती होती है, एक एक्सीडेंट होता है। देख सर वो मेंटेनेंस नहीं होती, ट्रैक्स की जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो वज़ारत जिम्मेदार। रेलवे की तो टोटली रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, तो 3 साल में हो जानी चाहिए। रैंप होना नहीं, 70 साल की जो रेलवे वो 3 साल में हो सकती है, खुदा का नाम है। जो रेलवे जिस हालत में हमें मिली और बतदरीज 3 साल में फिर कुछ नहीं किया उसके बाद। बहुत काम हुआ, काम हो रहा है। आजम स्वाति साहब तो बिला मुबालगा मैं आपसे बात करूंगा, बहुत काम कर रहे हैं। सर देखिए, एक ट्रैक की मेंटेनेंस थी, वो एक रेड फ्लैग उन्होंने लहरा दिया कि सक्खर ट्रैक जो है, सक्खर रूट है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसकी मेंटेनेंस फौरी तौर पे चाहिए। और जब वजारत ने उसकी इजाजत नहीं दी या फंड नहीं जारी किए तो वजीर जिम्मेदार है फिर उसके। बिल्कुल, अगर रेड फ्लैग और पहले वॉर्न जैसे खबरें आ रही हैं कर दिया गया था, बिल्कुल जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको याद नहीं जब इमरान खान साहब क्या कहा जाता जब अपोजिशन में थे, हुकूमत की जिम्मेदारी डूब गई तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया, हुकूमत की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रही है। इस बार इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रही है, तो एक्शन क्या लिया सर इसमें? सर एक्शन आपको सुबह पता चल जाएगा। और असेंबली में आज हमने उस पर डिबेट कराई, प्रॉपर डिबेट कराई। नहीं देखें ना, ये कहते हैं कि ख्वाजा साद हफीज साहब जिम्मेदार है, वो 3 साल पहले गवर्नमेंट खत्म हो गई है, आप फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में डाल देते हैं, उसकी गवर्नमेंट को 8 साल हो गए खत्म हुए। हाँ, लंबी कहानी है, आप खुद जानते हैं रेलवे को कहां से किसने लूटा, कैसे लूटी। सर आप रिपोर्ट एक जारी कर देते कि ये सूरत हाल है इसकी, ये ट्रैक्स हैं जो हम बंद कर रहे हैं और ये रेलवे हम नहीं चला पा रहे, आप क्लियर कर देते। तो आज ये वक्त तो पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये वक्त उन लोगों के साथ इजहार हमदर्दी का, जो लोग पूरे पाकिस्तान के थे, उनके लिए आज जिस तरह क़यामत बर्पा हुई और जिस तरह कीमती जानों का नुकसान हुआ, बच्चे बूढ़े जो बिल के, हम सबको बैठ के रेलवे इसमें कुछ सबका मुश्तरका एहसास है। डॉक्टर साहब ये एक वाकया नहीं है, 9वां वाकया है। उससे पहले 2 ट्रेनें 20 जून को 2019 को खड़ी टकरा गई, उसमें 11 जुलाई 2019 को सादकाबाद का 23 लोग उसके अंदर जाम बहक हो गए। 31 अक्टूबर 2019 रहीम यारा 74 लोग सर उसके अंदर। आपने क्या तहकीकात की सर उसकी इससे पहले? सर तहकीकात तो पहले भी हुई है और जो उस जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन खिलाफ लेकिन और जो वजीर रेलवे थे उसको एलिवेट करके आपने वजीर दाखिला बना दिया था। उसके बाद शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूं मैं। एलिवेट तो वो पहले भी वफाकी वजीर थी रेलवे और वो वफाकी वजीर दाखिला, एलिवेट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे काम किया। मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि अभी उन्होंने काम नहीं किया, और आजम स्वाति साहब भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी वो विजिबल कारकर्दगी आपको रेलवे की नज़र नहीं आई। यकीनन आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन रेलवे कोई 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ठीक होने वाला नहीं है। रेलवे या PIA, इनके मेरे नज़दीक तो
इनको आउटसोर्स होना चाहिए, तो कर देना इनको outsource। प्राइवेटाइज होना चाहिए। मैं चल रही है 3 साल में तो कुछ चल नहीं रही हुआ। है। वैसे डोगर साहब चल माजूद रही है। चाहता हूं, जुबैर साहब, मसला ये है कि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये आप लोगों की खराबियां हैं जिसका खमियाजा कौम को और इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों ने अगर ठीक काम किया होता, वक्त पे फैसले लिए होते और ट्रांसपेरेंट होता और करप्शन ना की होती तो आज ये हालात ना होते। जुबैर साहब, पिछले 3 साल में खसारा जो है डबल से ज्यादा हो गया रेलवे का, और अगर नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं कर सकते, ड्राइवर की गलती नहीं हो सकती, मैनेजमेंट की गलती नहीं हो सकती, जनरल मैनेजर रेलवे की नहीं हो सकती, और वजीर मौसूफ की तो हो ही नहीं सकती, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सब मस्जिदों में बैठ जाएं और दुआएं करें कि अल्लाह ताला हादसात से बचाए, क्योंकि हम इस हुकूमत से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई चीज होगी तो इस हुकूमत ने तो पीछे मुड़ के ये कहना है कि जी वो पिछले करके चले गए थे, लोग कहत से मर जाए, लोग खुदकुशियां कर लें, रेलवे के एक्सीडेंट्स हो जाए, PIA का एक्सीडेंट हो जाए, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएं, महंगाई हो जाए, चीनी 100 रुपए से ऊपर हो जाए, ये हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। तो भाई जब आप ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, बजाय के एक प्रोफेशनल सबसे बड़ा इस मसला हुकूमत को करना क्या चाहिए? अगर देखें रेलवे ट्रैक्स अच्छे होते हैं, मैं अच्छी बताता हूं होती, क्या इंजन करना अच्छे चाहिए। होते हैं, आपका आपने अपना स्विट्जरलैंड दफ्तर, की कोई ट्रेन छोड़ी आपका होती, अपना आप दफ्तर शायद ये चला लेते। चौधरी साहब, आपका अपना दफ्तर में ना किसी को जिम्मेदारी देंगे ना, तो वो 3 साल के बाद ये बताएगा कि मुझे कहां मिला था, मैंने क्या एफर्ट्स किए हैं पिछले 3 साल में इंप्रूव करने के लिए, अभी हम कहां खड़े हैं और कहां जा रहे हैं। अगर आप ये बताने के काबिल नहीं है कि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाई एक इनकॉम्पिटेंट आदमी जिसको समझ बूझ ही नहीं है, उसको आप लगा दें तो वो पूरे 24 घंटे भी मेहनत कर ले तो क्या कर सकता है। कप्तान इनकॉम्पिटेंट, ऊपर नीचे टीम इनकॉम्पिटेंट। हमाद अजहर की 4 वजारतें चेंज हो चुकी हैं, 4 वजीर खजाना आ चुके हैं, 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज आ चुके हैं, 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन आ चुके हैं, 5 FBR के चेयरमैन आ चुके हैं, 3 इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के वजीर आ चुके हैं, लेकिन मसले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम इज ओनली विद 1 पर्सन, और वो है कप्तान पाकिस्तान का इमरान खान साहब। अगर वो खुद अपने आप को चेंज, आपका ख्याल ये कि इमरान खान साहब को जाएंगे ऐसे करके करें, ये देख रहा है आपका कैमरा कवर कर रहा है कि ऐसे करके वो जो वर्ल्ड कप 92 में किया था ना, मिड ऑफ वाले को मिड ऑन पर भेज दिया था, मिड ऑन वाले को मिड ऑफ पर भेज दिया। फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, शिबली फराज को वहां से उठा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन से उठा के। क्या हुकूमतें ऐसे चलेंगी? बजाय कि कुछ जिम्मेदारी लें, बजाय कि ये कहें, अभी आप फिरदौस आशिकवान का स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहती हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है जी, ये इस साल का पहला हादसा है। मतलब आप इमेजिन करें, अल्लाह का फजलो करम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस साल पहला हादसा हुआ है। इससे बेहिस हुकूमत, एक होता है ना कि डोगर साहब बाय द वे उसमें शामिल नहीं है, मैं ये वजाहत करता हूं, सबसे डिसेंट आदमी हैं, और अभी भी लेकिन उसमें जुबैर साहब मसला ये है कि आपके दौर में भी हादसे होते थे, आपको याद नहीं है? वही हादसे होते थे जिनके ऊपर इमरान खान साहब ये कहते थे कि वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हादसे हर दौर में पाकिस्तान में रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज की हुकूमत ने काम नहीं किया तो पिछली उन्होंने भी नहीं किया। पहले तो डिग्री की बात होती है कि कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, कितने ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं, 2 चीजें होती हैं। और फिर उसका सद्देबाब करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के लिए आप क्या करते हैं? हमारा एक आप स्टेटमेंट बता दें कि हमने खड़े होकर ये कहा ये पिछली हुकूमत करके गई। यार कोई दुनिया में कोई हुकूमत होती है, कोई ऐसा मुल्क है जिसमें क्लीन स्लेट से वैसे ख्वाजा साहब ये कहते रहे हैं, आपको याद नहीं है? वो कहते रहे हैं, वो कभी मुशर्रफ की गवर्नमेंट पे डाल देते थे, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे डालते थे इस्तीफा। आपने भी अपने किसी वजीर का नहीं लिया था इस किस्म के हादसों पे। अभी PIA का हादसा हुआ, एक वजीर मौसूफ साहब हैं जिनको पहले दूसरी वजारत थी, उधर से निकाल सिविल एविएशन में डाल दिया। PIA ने खुद स्टेटमेंट इशू की है कि जब से वजीर मौसूफ साहब ने जब ये पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी पायलट्स के हवाले से, तो 8 बिलियन रुपए का नुकसान हो गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को। अब उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नहीं, वो वाकई वो गुलाम सरवर खान साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए पूरा। और दूसरी बात ये चौधरी साहब, हम कभी नहीं कहते थे, अब लॉस है, वो रिकवरी वो ये कायरा साहब की तरफ जाने थे। मैं वापस आऊंगा, लास्ट के 30 सेकंड्स हैं सर, लास्ट के 30 सेकंड्स हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करा दो।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कारी साहब फरमाइएगा, आप गवर्नमेंट के रिस्पांस से मुतमईन हैं या आप मजीद कुछ देखना चाह रहे थे इनकी तरफ से? यह है कि मेरा या आपका रिस्पांस तो अपनी जगह, आपने अपने सवाल के जवाब में खुद ही बात कह दी कि जो काम वजीर आजम साहब जब अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग की हुकूमत थी या उससे पहले हमारी हुकूमत थी, तो जो हमसे मुतालबे किया करते थे, हमसे डिमांड सबमिट करते थे कि फलां हादसा हो गया, फलां जगह ये कोई कमी रह गई, फलां जगह पे कोई रोड तामीर नहीं हुई, तो ये वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। और वो मिसालें देते थे कि बरतानिया में ऐसे हुआ और जर्मनी में ऐसे हुआ और जापान में ऐसे हुआ। आज कौम देख रही है कि वजीर आज़म में ये हुआ किसी, हाँ, सबकी मिसालें दिया करते थे वो। आज कौम देख रही है कि वजीर आज़म साहब जिस तरह बाकी चीजों के बारे में बातें किया करते थे, वादे किया करते थे, दावे किया करते थे, लेक्चर दिया करते थे, अपनी बारी आई है तो मुकम्मल तौर पे यू टर्न ले चुके हैं और उससे टोटल इनहिराफ है और हर चीज माजी पे असर पे डाल रहे हैं। पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक ख्वाजा साहब लाइन आ गए हैं तो ये ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है बहुत पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में आके हमने बहुत सारी कोशिशें की, मुस्लिम लीग ने आके उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की, ख्वाजा साहब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन फिर इसको सी पैक का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया क्योंकि चाइनीज गवादर पोर्ट के साथ लिंक करके इसको ML1 या ML1 का इसी तरह का नाम था, वो मंसूबा रखा ML1। शेख रशीद साहब भी उस पर बड़े दावे करते रहे, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई, ख्वाजा साहब के जब तक वजीर थे, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, जब तक मुझे याद आता है इसका बेसिक सर्वे हो चुका था, इस पे काम होने वाला था, टेंडर होने वाले थे, इस तरह की कुछ सूरत हाल थी। शेख साहब 3 साल या पौने 3 साल 2.5 साल इसके वादे तो करते रहे, ML1 उस पे 1 इंच काम नहीं हुआ। अगर टाइमली जो मुस्लिम लीग ने जहां छोड़ा था वहां से उस काम को आगे बढ़ाते तो रेलवे के ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग की, ट्रैक की रिस्ट्रक्चरिंग की, उसके अलावा तो कोई गुंजाइश है नहीं। रेलवे का निजाम यकीनन खराब है और ये ट्रैक जो था जहां बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, इंसानी जानों के ज़िया का खदशा नहीं है, ज़ाया हो रही है, उस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो या तो गवर्नमेंट उसको अपने फंड से क्विकली रिहेबिलिटेट करती, लेकिन ये बदकिस्मती है चौधरी साहब कि जब कोई सड़क, आप भी जीटी रोड पर ट्रैवल करते हैं, जब कोई सड़क नए टेंडर के लिए तैयार हो जाती है कि इसके टेंडर होने हैं या रिहेबिलिटेट होनी है, रिकंस्ट्रक्ट होनी है, रिसर्फेस होनी है, तो उसकी रिपेयर बंद कर दी जाती है, वो सड़क बर्बाद हो जाती है, उस पे एक्सीडेंट होते हैं। असल में कारी साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, इशू ये है कि जब भी कोई इमारत बनाई जाती है तो जब वो दरमियान में रहती है तो नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो नई गवर्नमेंट पुरानी दीवार को, इमारत को गिरा के उसको फिर नए सिरे से स्टार्ट कर लेती है, जबकि चाहिए ये कि अगर यहाँ इस लेवल पे आई है तो उससे आगे लेकर जाएं। जब आप डिसओन करेंगे चीजों को, सियासी चीजों को, तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली यही नतीजा निकलता है। ख्वाजा साहब रफीक साहब ने ज्वाइन किया। कारी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे 2 सवाल कर लूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज सारा दिन वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये वजूहात क्या हैं और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि आप जिम्मेदार हैं इन हादसों के, अगर आपने अपने वक्त में काम किया होता तो आज रेलवे यहां ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कायरा साहब को भी सलाम, मैं उनकी आवाज सुन रहा था। मैं जावेद चौधरी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं करनी थी, मैंने कभी किसी भी हादसे पे वजीर से इस्तीफा नहीं मांगा, ये मेरा इस्तीफा मांगते रहते थे, क्योंकि मैं इस काम और इस अमल में से गुजरा हूँ 5 साल और मैंने इसकी तय को टच किया था, मुझे इसकी गहराई का और इसकी कठिनाई का अंदाजा है। और ये जो वाकया हुआ है, ये हुआ टंडो आदम रोड़ी खानपुर सेक्शन पे जो 456 किलोमीटर लंबा है। ये तकरीबन 40 साल पुराना है, 79 में ले होना शुरू हुआ, 85 तक हो गया था। लेकिन इसके ऊपर जो रेल लगी हुई है, जो इसके फास्टनिंग है, जो इसके PSP स्लीपर है, ये बड़े उम्दा है, मगर ये निस्बतन कमजोर है। इसका हल है मुस्तकिल और मुसलसल मेंटेनेंस। जब इसकी मुसलसल मेंटेनेंस हुई है, हादसा कंट्रोल हो जाते हैं। आप रिकॉर्ड में जाके देख लें, हमारे दौर के 5 साल की ट्रैक मेंटेनेंस का बजट और इस दौर के 3 साल का, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। पैसे ही नहीं है। हमारा आखिरी PSP था 40 अरब, इनका लास्ट PSP था 16 साढ़े 16 अरब। तो रेलवे के खर्चे किधर से पूरे होंगे? मुझे जब ये मिली थी डिपार्टमेंट तो 32 अरब का खसारा था। मैंने वो खसारा पिछली हुकूमत पर नहीं डाला, और वो खसारा जो था 32 अरब था, कमाई 18 अरब। हमने 50 अरब पे कमाई छोड़ी, खसारा 36 अरब।
50 करोड़ था। अब हालत ये है कि बजाय इनकम बढ़ने के वो वहीं स्टैटिक है और खसारा इस बार तकरीबन 60 अरब रुपया होगा। जी तो ये सारे मुझ पर डालने हैं। जो चीनी लोग को 63 बलोर साहब ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। स्पेयर 18 लोकोमोटिव। अच्छा वैसे कैसे ये फरमाइए, ये जो ML1 है इसका क्रेडिट शेख रशीद साहब मुसलसल ले रहे थे और खासा उन्होंने इसके ऊपर बात भी की। इसकी बेसिकली ये है कि स्टैंड कहां पे करता था और स्टैंड कहां पे करता है इस वक्त? ये गुजारिश है कि ML1 तो वो लाइन है जो पेशावर से कराची तक है, वो ML1 कहलाती है डे 1 से। उसका नाम ना शेख रशीद ने रखा ना मैंने रखा, वो तो पहले से था। जो CPEC का प्रोजेक्ट आया उसका रशीद शेख से क्या लेना देना, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमारे दौर में साइन हुआ, उसका PC1 हमने अप्रूव करवाया, उसका प्रीलिमिनरी डिजाइन चाइनीज ने बनाया और पाकिस्तान रेलवे ने हमारे दौर में अपने वसाइल से उसके पैसे पे किए। एक कंपनी है बड़ी रिनाउंड मॉट मैकडोनल्ड, वो सारे जो लीगल ड्यू डिलीजेंस उसके जरिए सेलेक्ट हुई फॉर थर्ड पार्टी वैलिडेशन। अब काम शुरू होना था, आपने काम शुरू नहीं किया और वो जो SPV हम बना गए थे आपने वो तोड़ दिया और रेलवे के जो अफसर मुलाजम इस वक्त काम करते हैं उनको दे दिया, वो ओवरलोडेड है। 3 साल से फाइलें आगे पीछे हो रही हैं। जो अगर ये अकॉर्डिंगली प्रोग्राम चलता तो इस वक्त ML1 का फेज 1 मुकम्मल होता, जिसमें ये 456 किलोमीटर का सेक्शन भी शामिल था, ठीक, और मुल्तान भी शामिल था। अच्छा वैसे तो आप खाई साहब आप साथ हैं कि आमद डोगर साहब, क्योंकि ये सारी बात सुन रहे हैं, पहले जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो इनका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। मैं इनसे जरा एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सर आपके सामने सारी चीजें 3 की गवर्नमेंट हो गई, ML1 पे कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जहां पर रेलवे आपको मिला था उससे बहुत पीछे चला गया। तो सर नुकसान तो ज़ाहिर अल्टीमेटली आपने पहुंचाया फिर इसको। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रेलवे जो हमें मिला था उससे पीछे चला गया। फिगर्स ये जिस तरह मर्जी फिगर्स थे, इनको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ML1 पे बड़ी तेज़ी से बड़ी पॉजिटिव वॉर फुटिंग पे पेशरफ्त हो रही है और वो प्रोजेक्ट अनकरीब थ्रू होने वाला है। और ये जो 70 किलोमीटर वो तो सारा काम पहले गवर्नमेंट कर गई ना, तो 3 साल में तो ट्रैक आ जाना चाहिए। हुकूमत का तो क्रेडिट नहीं है ना, असल तो मेहरबानी है, ट्रैक शुरू हो जाना चाहिए, चाइनीज की मेहरबानी है जिन्होंने शफकत फरमाई, उन्होंने देखा और बड़ा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में। असर तो ये 70 किलोमीटर का जो ट्रैक 40 साल पुराना था, खालिद साहब ने ठीक कहा इसकी ट्रैक मेंटेनेंस साथ के साथ होनी चाहिए थी। इसका कंक्रीट हल तो ये है कि ये ML1 फौरन शुरू हो ताकि ये जो पुराना खस्ता लाइन है इससे जान छूट जाए। वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन है, उसमें फ्लाईओवर है, ये जो हादसे रेलवे क्रॉसिंग होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, फास्ट वो तो करना चाहिए ना, वॉर फुटिंग पे करें आप, दिन रात काम करें। तकरीबन हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर CPEC की और ML1 की मीटिंग लेते हैं। जी खाई साहब क्या कह रहे हैं आप? कायरा साहब और आमिर साहब दोनों मौजूद हैं यहाँ पे? जी कायरा साहब भी हैं और डागुर साहब भी हैं जी, और जुबैर साहब भी हैं। दोनों का बड़ा सब दोस्तों और जुबैर साहब का रिगार्ड करता हूँ। ये बड़े बेहतर लोग हैं, बल्कि बहुत आला लोग हैं। मैं इन दोस्तों की खिदमत में ये बड़ी खुल के बात बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी जी। ये कोई गारंटी नहीं है कि ML1 पे CPEC का पैसा चाइनीज देंगे, ये लिख लीजिए बात। क्यों कि अगर तो वो 8-10 साल का ग्रेस टाइम देते हैं, उनका मार्कअप 2% से नीचे होता है और उसका रीपेमेंट प्लान 40 ईयर्स के करीब होता है, 35 से 40 पर, फिर वो लोन लेना है, वरना वो लोन नहीं लेना, आप उसे नहीं दे सकेंगे। इसलिए ये मैं अपने दौर में पॉलिसी बना के गया था, रेलवे के अफसर इसकी गवाही देंगे जो अब तक वहां मौजूद है। इसलिए इसलिए मुतबादल प्लान रखें कि अगर CPEC में ML1 का पैसा ना आया, जिसके चांसेस अब 60-40 हो गए हैं, तो हमने रेलवे को कैसे चलाना है, उसका कोई प्लान नहीं है, ये कह रहा हूं। ठीक, ख्वाजा साहब दे मुतबादल प्लान क्या है? मुतबादल प्लान क्या है खाई साहब, ये आमिर डोगर साहब कह रहे हैं। और अब रेलवे की सूरत हाल क्या है, को तरक्की कर रहा है, तनज़्ज़ुली में जा रहा है, क्या होगा अल्टीमेटली? ये दोनों सवालों के जवाब ML1 का मुतबादल दीजिएगा जी। आमिर डोगर साहब सुन रहे हैं और शेख रशीद साहब को कहें कि इसकी तबदील करें और सवाती साहब नहीं करें। अच्छा रशीद साहब सुन लें, वो नहीं करें। इन दोनों गुजरा को बारी बारी, और शेख रशीद साहब से तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन जब हम स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मिले तो मैंने उनको कहा था, मैंने उन्हें कहा था कि ये इसको आप निजाम को चलाएं, ये चल सकता है। मुझे कहना कि यार सारे चोर, मैंने कहा सारे चोर कभी नहीं होते, एक से एक अच्छा आदमी मौजूद है, अच्छे लोगों की सिलेक्शन करें और हिम्मत के साथ काम करें, आप निकल जाए। उन्होंने तो सुनी नहीं। सवाती साहब के बारे में मेरी राय है कि वो 5 महीने हुए हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस एफर्ट का अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। मैं बदज्ञानती से बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ। और अगर हुकूमत की नीयत हो कि रेलवे चले
तो रेलवे चल सकती है, लेकिन इल्जाम तराशी से नहीं चलेगी, बल्कि मशवरा करके चलेगी। मशवरा करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं। और आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के मशवरे देने के लिए तैयार हैं इस मामले में? सर मेरा तो शदीद इख्तलाफ है इस हुकूमत के साथ, लेकिन रेलवे के साथ तो इख्तलाफ नहीं ना है। रेलवे के साथ तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। वो डूबेगी तो पाकिस्तान का अदारा डूबेगा, ये बंद हो जानी है अल्लाह ना करे 2-3 साल में। अगर ये हालात रहे, उसे बचाना नहीं है, कैसे बचाना है उस पर सोचना पड़ेगा। तो स्टैंडिंग कमेटी मौजूदा रेलवे की, सेनेट की और कौमी असेंबली की, वो अपने इजलास बुलाए ना और वहां पे खुल के बातें की जाए। रास्ता निकाले, रास्ता निकल आएगा। बड़ी अच्छी तजवीज ख्वाजा साद रफीक साहब की थी और मैं हमेशा इनकी इस पॉजिटिव सोच को एक्नॉलेज करता हूँ। मेरा काम है, मैं इनको आजम स्वाति साहब के साथ बैठाता हूँ, क्योंकि रेलवे हम सबकी है। रेलवे के साथ हम सबकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। रेलवे हमारा एहसास है, बड़ा पोटेंशियल है। रेलवे की इतनी लैंड्स हैं, रेलवे के पास इतनी लैंड है, इनको आउटसोर्स करें, इनको कमर्शियल करें, इनको डेवलपर्स को बुलाकर, बैठकर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाकर इसकी जो पेमेंट्स है, इसका जो खसारा है कम किया जा सकता है और रेलवे आगे जा सकती है। रेलवे में पहली ऑप्शन होनी चाहिए ML1 को थ्रू होना चाहिए। अगर ML1 थ्रू ना हो तो फिर मुतबादल प्लान है। जहां तक इन्होंने बात की, आजम स्वाति साहब एफर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा फोकस है रेलवे पे, जिस तरह एग्रीकल्चर पे है। इकोनॉमिक टीम की कारकर्दगी के बाद, मेहनत के बाद आज हमारी मईशत भी तेजी से, मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब रेलवे भी हमारा टारगेट है, एग्रीकल्चर भी हमारा टारगेट है। मैं इंशाल्लाह, ख्वाजा साहब मेरे कुलीग हैं, बहुत इनका एहतराम है, मैं इनको आजम स्वाति साहब के साथ बैठाऊंगा और इनकी जो पॉजिटिव मशावरत है, इनकी जो सजेशन है, उसको जरूर उसमें शामिल करवाऊंगा। पाकिस्तान का रेलवे का सवाल से नहीं, रेलवे आगे चलेगा। रेलवे बैठकर आगे चलेगा। रेलवे को ज़ाहिर बस सिस्टम की तरह नहीं चला सकते। मैंने इनके मिनिस्टर साहब से कहा था असेंबली में कि जिन अफसरों ने टर्न अराउंड किया था, वो वॉलंटियर बेसिस पे अपना रोल प्ले करने के लिए एडवाइस देने को तैयार है। 5 महीने हो गए, कोई एडवाइस नहीं दी गई। ये बातें टीवी पे आके कोई नहीं करेगा। लेकिन रेलवे की मुझे तकलीफ है, मैंने जिंदगी के 5 साल उसको दिए हैं, वो वापस नहीं आने। लेकिन इनसे ये इन्हें कहें कि ये स्टैंडिंग कमेटी की सेनेट और रेलवे की ज्वाइंट मीटिंग करवाएं। डोगर साहब ये काम करवा सकते हैं, हम सारे इसमें अपनी हिस्सा डाल सकते हैं। वहां करें ना इन कैमरा सेशन और पहले देखें कि खराबी कहाँ हो गई है। DMG का कब्जा खत्म करवाएं रेलवे के ऊपर से। रेलवे सर्विस के और रेलवे के लोगों को अहमियत दें। जो 7 अरब रुपया समा सट्टा भावलनगर सेक्शन पे लग रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो मेन लाइन 1 पे लगाएं, वरना ML2 पे लगाएं। अपनी तरजीहात यार ठीक करें, कम से कम डिसिप्लिन आए। पेंशनर हो रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल गई, तो ये स्टैंडिंग कमेटी मौजूद है ना, असेंबलियों में हम मौजूद हैं, उनकी ज्वाइंट मीटिंग बुलाए ना। मैं प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूँ, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होगी, खालिस्तान प्रोफेशनल की। बहुत अच्छी बात है वैसे डॉक्टर साहब, मैं सेकंड करता हूँ, एक्सेप्टेबल है, मैं इनकी ऑफर को कबूल करता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा काम है कन्वीन करवाना स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट और नेशनल असेंबली को इकट्ठे ज्वाइंट करा के इन कैमरा सेशन करके इनको बुलाएंगे। आजम स्वाति साहब, नवीद कमर साहब को बुलाएं। नवीद कमर साहब को, वो मेरे चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी। जो भी पार्लियामेंटेरियन है उन सबको बुलाएंगे, बैठाएंगे। जो रेलवे से रिलेटेड लोग हैं उनको बुलाएं ना, वो आपको बताएं। ठीक है, रिजॉल्व किया उसका। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि ये मीटिंग कम से कम जरूर हो जाएगी। अपोजिशन गवर्नमेंट इकट्ठी बैठ के कम से कम रेलवे का मसला हल कर सकती है। ख्वाजा साहब, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरी बात यह है कि रेलवे को 40 अरब का PSB था जब मेरा आखिरी साल था, अब 16-17 अरब का है। उसको फंड तो दें यार, उसके पास पैसे नहीं है, मेंटेनेंस किधर से करेगी और तरक्याती अखराजात कहां से खर्च करेगी। अगर फोकस होता तो कट लगता उसके फंड पे यार। आपने 60% फंड काट दिए उसके मेंटेनेंस के, डेवलपमेंट के। ठीक हो, बातें करने वाली। खाई साहब, वैसे आपका बड़ा रोल पॉजिटिव है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, और आमर डोगर साहब का भी, कि कम से कम गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जितने इख्तलाफात है, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक मुल्क का ताल्लुक है, इदारों का ताल्लुक है, तो उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन कम से कम अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है। खाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हल क्या है, आपकी क्या तजावीज़ है, वो आप जरूर बताइए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कारी साहब, ये जाहिर है अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट होती है, इनके दरमियान इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसा नुक्ता जरूर होना चाहिए जिसपे अपोजिशन और गवर्नमेंट अपने इख्तलाफात भुला के मुल्क के लिए काम करे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने उनकी तरफ से एक सफेद झंडी लहराई की, गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद अब ये जाहिर मामलात आगे की तरफ जाएंगे। आपकी क्या तजावीज़ है सर?
पहली बात तो यह है कि आमिर साहब भाई हैं और मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो बातें कही है, जावेद चौधरी साहब, वो प्रैक्टिकल वहां उनका एक्सपीरियंस है और उनकी बातें पे अमल गवर्नमेंट करे तो यकीनन उससे एक बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। पहले नंबर पे तो ये है कि पार्लिमान को और पार्लिमान के साथ चलने वाले जिस तरह स्टैंडिंग कमेटीज है उनको अहमियत देंगे। आप बाबुओं के सर्कल से बाहर निकलेंगे, आप पॉलिटिकल इनपुट लेंगे, अपने मुखालिफिन को इस काबिल चलो ठीक है उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस से आप ताकत गेन करेंगे और आप इसको फोकस करेंगे इस महकमे को। जी 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 कारी साहब आवाज आ रही है आपकी, फरमाइए। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है। आपको आवाज आ रही है? तो नहीं है गवर्नमेंट मतलब जी 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 आ रही है। जी जी दरमियान में जुबैर साहब बात कर रहे थे इसलिए मैं खामोश हो गया। जी जी कारी साहब, मैं चौधरी साहब ये कह रहा हूं कि साद रफीक साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है। गवर्नमेंट इसको रिस्पांस सही कर रहे हैं। आमिर डोगर साहब ने अच्छी बात कही है, लेकिन वजीर आजम साहब अगर इस इदारे को फोकस करें और पार्लिमान के जो जैली इदारे जैसे जैली उसके ऑर्गन्स है, इन स्टैंडिंग कमेटीज हैं, अगर उनके अंदर बैठ के भी पार्लिमान के अंदर ओपन डिबेट तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। पार्लियामेंट को एम्पावर करना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात कम से कम इदारों के नाम पे कम करने पड़ेंगे, बैठ के फैसला किया जाएगा तभी मुल्क चल सकेगा। जुबैर साहब, होता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसमें जब भी तल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं तो इंडिया की तरफ से वो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई पटाखा चल जाता है और उसके बाद तल्लुकात खराब हो जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान भी ये है। आज ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा खुला दिल किया और आमिर डोगर साहब ने उनको बाकायदा तस्लीम किया कि बड़ा दिल का मुजाहरा कर रहे हैं और हम उनके साथ चलने के लिए बैठकर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पटाखा चल पड़े, फिर किसी तरह इस तरह से शुरली हो, उस तरह से शुरली हो और रेलवे दरमियान में ही रह जाए। जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? जुबैर साहब को आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, यही सवाल आप पे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना ये ना मुराद सईद साहब खड़े हो गए, एक बयान दे दे और उसके बाद ये इख्तिलाफात दोबारा जावेद साहब, मैं सबसे पहले तो आपको भी क्रेडिट देता हूं कि आज आपके इस प्रोग्राम में जो आपने ट्रेंड सेट किया, ये बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। मैं समझता हूँ हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कर ली, लड़ाइयाँ बहुत कर ली, इख्तलाफात मंशूर से हो सकते हैं, सियासी पार्टियों से हो सकते हैं, इदारों से इख्तलाफात नहीं हो सकते। इदारे हम सब के हैं, हमारा ये असासा है। और रेलवे का एक बड़ा मसला है जो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। अब ये वक्त आ गया है कि जब इमरान खान साहब जब तमाम इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, नए निज़ाम की बात करते हैं, सिस्टम को मजबूती करने की बात करते हैं, साफ़ सुथरे एहतसाब से पाक गवर्नेंस की बात करते हैं, तो रेलवे भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उतना ही बड़ा चैलेंज है जितनी बड़ी चैलेंज हमारे लिए महंगाई है, इकोनॉमी है, ज़राअत की तरक्की है, मईशत की तरक्की है। लेकिन आप ये देखें, अगर हमारे जो इशारियाँ हैं, मुस्बत इशारियाँ हैं, इकोनॉमिक के इशारियाँ पिछले महीने डेढ़ ये अच्छी बात है, आप के साथ चलने के लिए बहुत आगे की तरफ जा रहा है और आप जो बजट देखेंगे उसमें बड़ा रिलीफ होगा। और रेलवे भी हम सब ने मिलकर ठीक करनी है। हम अज़्म है, आजम स्वाति साहब अनथक आदमी है, अच्छा ऑनेस्ट आदमी है, वो मेहनत कर रहा है और मेहनत करके आप भी मेशर पे गवर्नमेंट के लिए एक सफेद झंडी लहराएं आप भी। नहीं जी, मेरा ख्याल है पहले ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से नहीं होता। लेकिन 2019 में जब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें तबलीगी जमात वाले मेरा ख्याल है जा रहे थे, जिसमें 70 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और शेख रशीद साहब ने कहा था कि वो सिलेंडर जो है उसकी वजह से हुआ है और बाद में पता चला कि वो शॉर्ट सर्किट था और रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उस पर माफ़ी तक नहीं मांगी गई, उस पर शर्मिंदगी का एहसास नहीं। ऐसे थोड़ा होता है कि जी एक हादसा हो जाए आगे चलना शुरू कर दे, और बल्कि टॉन्टिंग की गई। शेख रशीद साहब ने ताने दिए और बजाय कि कोई शर्मिंदगी हो, कोई कुछ हो, और उनको उठा के एलिवेट कर दिया गया। फिर एक सेक्टर है समरसट्टा भावलपुर, उस पर 7 बिलियन रुपए लगा रहे हैं, जबकि ML1, ML2, ML3 जो मेन आपके वो हैं उस पर पैसे नहीं खर्च किए जा रहे। फिर एक हरनाई कोयटा मेरा ख्याल है एक सेक्टर है
जहां के लिए ट्रेन भी मौजूद है, डब्बे भी खरीद लिए गए, इंजन भी खरीद लिया गया, 300 करोड़ भी खर्च कर दिया गया 4 साल पहले, आज तक चल नहीं सकी है। अब उसकी जिम्मेदारी, ये अच्छे आदमी क्या होता है, ये तो हम सुन के थक गए हैं। कभी कोई क्रिकेट में, कभी इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर किसी को टीम में रखा जाता है कि वो बड़ा अच्छा आदमी है या क्रिकेट अच्छी खेलता है। भाई काम आना चाहिए ना। मुझे उसकी नीयत से क्या ताल्लुक है कि आजम स्वाति साहब बड़े अच्छे आदमी। बाय द वे, वो जो नए नए आए थे, आपको याद है वो जो वाकया हुआ था, जो छोटे लोगों के साथ उन्होंने अपने जो वहां रहते थे, उनके महल के पैलेस जो उनका है, उसके बाहर जो उसके साथ जो बच्चों के साथ हशर किया था, तो अच्छे आदमी भी नहीं है, उनको तो वजीर जुबैर साहब माजी को दफन कर दें ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह ख्वाजा साहब ने बड़ा दिल किया है, बिल्कुल आप भी ज़ाहिर इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, आप भी कम से कम गवर्नमेंट को सजेशन से बजट आ रहा है, लोगों को फायदा हो जाएगा। नहीं, चौधरी साहब प्लीज दूसरे ट्रैक पर ना जाएं। पहले मुझे ये इसका बताएं कि वो जो 72 लोग शहीद हुए थे और जिसका झूठ बोल के शेख रशीद साहब गायब हो गए, उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? डॉक्टर साहब, जब तक जिम्मेदारी शेख रशीद साहब को माफी मांगनी चाहिए। ये हमने सीखा किससे था? इमरान खान साहब से तो सीखा था, जो कहते थे ये साउथ कोरिया का पता नहीं प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाता है। जब से इनकी हुकूमत आई है उसने साइकिल साहब, वही लगता है माजी आपका पीछा लेक्चर, आपके जो बयानात हैं, हमारा तो माजी सिर्फ बयानात तक था ना, और हम उन बयानात पर अमल कर रहे हैं, इदारों की कारकर्दगी बेहतर कर रहे हैं। माजी नहीं, हाल की बात है। इनका तो माजी इतना खौफनाक, इतना इबरतनाक, इतना स्याह है कि इनकी वो 20 सालों की जो लूट खसूट है, उसका आज खुमियाजा ये कौम भुगत रही है, की शक्ल में हो या पाकिस्तान। 70 लोगों को शहीद करके झूठ बोलने के लिए हमने कहा था। तो वैसा वो 73 साल का हिसाब तो दे दें आप। नहीं, 20 सालों का हिसाब, 20 साल का हिसाब तो दे दें आप। जो एक अस्पताल नहीं बना सके, मैं बिल्कुल का इलाज करवा सकते, मैं हिसाब देता हूँ। और वो लंदन में घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हिसाब ले लेना, मैच देख रहे हैं और वो बीमारी का बहाना करके हिसाब ले लेना। जी 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 जुबैर साहब, एक सेकंड। मियां नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मरियम नवाज ने कहा, किसने कहा कि शेख रशीद झूठ बोले? किसने कहा कि जी उन 72 लोगों को शहीद करके बिल्कुल आप, किसने कहा फिरदौस आशिक अवान को कि ये कहें कि अल्लाह का शुक्र है कि ये कहा था? 20 साल की तरबियत हमने दी थी फिरदौस आशिक अवान को ये कहने के लिए कि जी ये अल्लाह का शुक्र है, ये पहला हादसा है इस साल का। मतलब कोई लिमिट होती है आपकी? किससे वो हमाकत हो जाती है, आपने हाथ खड़ा किया था उसको ना, आपने हाथ खड़ा किया था, हम सारे करेंगे और हमें माजी से जान नहीं छुड़वा सकेंगे। पाकिस्तान में उन लोगों, पाकिस्तान में वो वैसे गैर संजीदा बयान दिया, फिरदौस साहिबा को रोकना चाहिए था आपको। कह रहे सर, ये फरमाइएगा सर, ये आखिरी सेकंड है कि कोई सजेशन गवर्नमेंट के लिए रेलवे की तरफ से हमें ना दे, साहब को देते हैं। आपने कहा था कि पटाखा चल जाए, तो पटाखा तो इसी प्रोग्राम में चल गया है। पटाखा चलाने से वजीर आजम साहब को कौन रोक पाएगा? तो पटाखा तो चल गया, यही तो अजाब है। अगर आप कोई किसी को ऑलिव ब्रांच ऑफर करते हैं तो बजाय इसके कि उनके खिलाफ जो कुछ था वो चलता रहेगा अपनी जगह, आप उसी वक्त उनको गाली गलौज पे चले जाते हैं। आमिर साहब से बड़ी प्यार और मोहब्बत से, ये तो सबसे सॉफ्ट स्पोकन आदमी है हुकूमत के। व्हाट टॉक अबाउट अदर्स, व्हाट टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। तो नहीं चलाया जुबैर साहब, आपने माजी की बात की, बजाय इसके जो एक ट्रेंड सेट हुआ था आज के इस प्रोग्राम की, एक सेंस बनी थी कि हम आगे की तरफ चलते हैं, माजी की तरफ तो आप गए ना। क्या करती है? तो जब आपने हमारा माजी याद कराया तो कौम की मेमोरी इतनी शांत है, वो आपकी माजी को भी जानती है। आपकी बात बजाय इसके कि आप कहते हैं कि बिल्कुल ख्वाजा साहब को आना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए, आगे चलाना चाहिए, हम सब की रेलवे है। आमिर साहब जी कह रहे साहब, जी कह रहे हैं, नवीद कमर साहब को भेजें, काला साहब से मैं गुजारिश करूंगा उनको हमने बिठाना बीच में। वो सर आपके बिठाने से, बड़ी मालदार के बिठाने से कुछ नहीं होना। ना आपके वजीर मानेंगे, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी मानेगी, ना आपका वजीर आजम मानेगा। भाई है आप, प्लीज हमें तल्ख बातें न कराएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाँ, एक अच्छा आगाज हो सकता है। साद रफीक साहब ने बड़े जज्बे से कहा, लेकिन उस जज्बे की कदर कोई नहीं करेगा।
अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं करेगा, इसलिए कि आपका वजीर आजम हर चीज का चैंपियन है। वो कहता है मैं ही हूं जिसने वर्ल्ड कप ठीक जीता है, था। लेकिन कायरा साहब बिलाखिर जज्बों की कदर करनी पड़ेगी। ख्वासा प्रोग्राम का वक्त है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत और इस किस्म की मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।